हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एनके ऑनलाइन लर्निंग में। मैं डॉक्टर नरेश चंदनानी इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। आने वाले वीडियोस में हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हमने शुरुआत की है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 से। इंजीनियरिंग मैथ्स 1 कई बार स्टूडेंट्स को एक बहुत ही हॉरिबल सब्जेक्ट लगता है, तो हमने कोशिश की है बहुत ही हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एनके ऑनलाइन लर्निंग में। मैं डॉक्टर नरेश चंदनानी इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। Hello students, in today's class we will discuss the sequence and series। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीक्वेंस। क्या होता है सीक्वेंस? मान लीजिए ये कोई सेट है, वन, 4, 9 एंड सो ऑन। यहां पर नंबर्स का एक फिक्स्ड पैटर्न है, हम उस पैटर्न को पहचान सकते हैं। हर एक टर्म इस सेट का जो हर एक एलिमेंट है वो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, एन स्क्वायर। ओके, तो ये जो सेट है ए, हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स सेट। x such that x is equal to n square where n belongs to n set of natural numbers। तो ये जो सेट है इसे अगर हम एक फंक्शन की फॉर्म में डिनोट करें तो हम क्या लिख सकते हैं? ये एक फंक्शन है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर है। मींस ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में आपको n की वैल्यूज नेचुरल नंबर्स के सेट से रखनी है और बदले में आपको सेट ए के एलिमेंट्स मिल रहे हैं। सो द फंक्शन फ्रॉम n टू a, दिस इज अ सीक्वेंस। हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर है और जिसकी रेंज कोई भी सेट हो सकता है। अगर ये सेट a रियल नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट करता है, then the function f from n to r is a real sequence। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन हम इस तरह से दे सकते हैं, a sequence is a function from the set of natural numbers to any set A। If A equal to R, then this is called a real sequence। मतलब किसी सीक्वेंस को तो हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरह से, f from n to a, और अगर ये जो सेट A है इसे आपने पर्टिकुलरली सेट ऑफ रियल नंबर कहा तो आप लिखेंगे फंक्शन फ्रॉम n टू r, दिस इज रियल सीक्वेंस। अब यहां पर जो आप सीक्वेंस के लिए n जो आप पुट कर रहे हैं, x जो पुट कर रहे हैं, वो सीक्वेंस का टर्म कहलाएगा, टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि ये x1, x2, x3 एंड सो ऑन, ये सब सीक्वेंस के टर्म्स हैं। अगर मैंने इन्हें सीक्वेंस की टर्म्स कहा है तो ये फर्स्ट टर्म है x1, सेकंड टर्म x2, यानी कि नेचुरल नंबर n की वैल्यू n इक्वल टू 1 रखने पर हमें फर्स्ट टर्म x1 मिल गई, n इक्वल टू 2 रखने पर हमें सेकंड टर्म x2 और n इक्वल टू 3 रखने पर थर्ड टर्म x3 मिल जाती है, एंड सिमिलरली सो ऑन। आगे के टर्म्स भी इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो सीक्वेंस के लिए जो डोमेन है वो हमेशा n होगा। रेंज हम बात कर लेते हैं रियल सीक्वेंस की। अगर हम रियल सीक्वेंस की बात करें तो जो रेंज है वो हमेशा सेट ऑफ रियल नंबर्स होगी या फिर उसका कोई सबसेट होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी सीक्वेंस को डिनोट किया, उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि किसी भी सीक्वेंस को डिनोट करने के लिए हम इस तरह का सिंबल यूज करते हैं या फिर कर्ली ब्रैकेट xn।
Okay, this is the representation of any sequence. X, what is X? X is the term. Which term? Nth term. If n equal to 1, then x1 represents the first term. If n is equal to 10, then x10 represents the 10th term of the sequence. So similarly, xn is the general term. xn is the nth term of the sequence. तो हम देख सकते हैं कि ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है n, ये एक इनफाइनाइट सेट होता है. नेचुरल नंबर कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है. इसलिए आप n की इनफाइनाइट वैल्यूज रख सकते हैं. तो इसका ये मीनिंग निकला कि सीक्वेंस के अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं वो इनफाइनाइट होती हैं. सीक्वेंस के अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं वो इनफाइनाइट होती हैं, लेकिन हो सकता है कि वो टर्म्स एक जैसी हों, कुछ टर्म्स एक जैसी हों, कुछ अलग टर्म्स एक जैसी हों. तो उस वजह से जो रेंज है वो रेंज या तो इनफाइनाइट होगी या फाइनाइट भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, हमने डिनोट किया xn इज इक्वल टू सीक्वेंस xn इज इक्वल टू सीक्वेंस ऑफ -1 टू द पावर n. इसलिए इस सीक्वेंस की रेंज क्या होगी? इफ यू पुट n इक्वल टू एनी ऑड नंबर, जैसे आपने n की वैल्यू 1, 3, 5, 7 कोई भी ऑड नंबर पुट किया, तो हम जानते हैं कि -1 टू द पावर ऑड नंबर इज -1, इसलिए हर बार आपको -1 मिलेगा. और अगर आपने n की वैल्यू इवन नंबर पुट की 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, तो आपको हमेशा +1 मिलेगा. इट मींस इस सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं वो -1 +1, -1 +1, -1 +1 एंड सो ऑन, इस तरीके से आपका ये वाला सीक्वेंस रिप्रेजेंट हो जाता है. तो देखने में तो यहां पर इनफाइनाइट टर्म्स हैं, -1 1, -1 1. क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं उसके अंदर, इसलिए सीक्वेंस तो आपका एंड होगा ही नहीं. लेकिन आप देख सकते हैं कि बार बार जो टर्म्स आ रही हैं या तो वो -1 आ रही हैं या +1 आ रही हैं. इसलिए इस सीक्वेंस की जो रेंज होगी उस रेंज में केवल 2 ही टर्म्स होंगे, केवल 2 ही एलिमेंट्स होंगे, -1 एंड +1. सो द रेंज इज फाइनाइट. इसलिए यहां से हमें यह समझ में आता है कि किसी भी सीक्वेंस का जो डोमेन है वो इनफाइनाइट सेट है, लेकिन उसकी रेंज फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, हमने एक सीक्वेंस इस तरह से लिया है, सीक्वेंस xn इज इक्वल टू n स्क्वायर. तो अब आप यहां पर इसकी रेंज निकालेंगे, अलग अलग टर्म्स निकालेंगे. फर्स्ट टर्म इज 1, सेकेंड टर्म 4, थर्ड टर्म 9 एंड सो ऑन. So we get 1, 4, 9, 16 and so on. Now this range is infinite because it will contain infinite number of terms. कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे उसका स्क्वायर करते जाएंगे. अब ये इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स हैं तो इसकी रेंज में भी इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे. तो सीक्वेंस may be finite और इनफाइनाइट, या मैं ये कहूं कि रेंज ऑफ सीक्वेंस में भी फाइनाइट और इनफाइनाइट. वन मोर एग्जांपल वी कैन टेक. iota power n, or you can write like this, xn is equal to iota power n. ध्यान रहे यहां पर मैं रियल सीक्वेंस नहीं ले रहा हूं, ये रियल सीक्वेंस का एग्जाम्पल नहीं है, बिकॉज अब यहां पर n की वैल्यूज नेचुरल नंबर्स रखने पर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स या इमेजिनरी नंबर्स भी मिलने वाले हैं, रेंज में इमेजिनरी नंबर्स भी आने वाले हैं, इसलिए ये रियल सीक्वेंस का एग्जाम्पल नहीं है. अब यहां पर आप n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे. n इक्वल टू 1 पुट किया तो हमें मिल गया आइटा. n इक्वल टू 2 पुट करने पर आइटा स्क्वायर दैट इज -1. n इक्वल टू 3 पुट करने पर आइटा क्यूब दैट इज माइनस आइटा. n इक्वल टू 4 पुट करने पर आइटा पावर 4 इज 1. और आगे 5, 6, 7, 8 पुट करेंगे या उससे भी हायर वैल्यूज पुट करेंगे तो यही चारों वैल्यूज बार बार रिपीट होकर के आएंगी. इट मींस
दिए गए सीक्वेंस का जो रेंज है वो है आइटा -1 माइनस आइटा n +1. सो दिस इज ऑल्सो अ फाइनाइट रेंज. इस सीक्वेंस की रेंज भी कैसी है? फाइनाइट है. नेक्स्ट टॉपिक इज बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस. बाउंडेड और अनबाउंडेड सीक्वेंस. सपोज xn कोई सीक्वेंस है एंड xn represents the nth term of the sequence. ठीक है. xn कोई सीक्वेंस है और ये xn उस सीक्वेंस की nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब अगर ये सीक्वेंस के टर्म्स इस तरीके से हों कि हर एक टर्म किसी पर्टिकुलर नंबर से छोटी है, xn इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल K. सीक्वेंस का हर एक टर्म किसी पर्टिकुलर नंबर से छोटा है या ज्यादा से ज्यादा उसके इक्वल है फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n. मींस ये हो गया कि सीक्वेंस का हर एक टर्म K से छोटा है या फिर K सीक्वेंस के हर एक टर्म से बड़ा है. तो ये जो सीक्वेंस है ये ऊपर से बाउंडेड है. ओके क्यों? क्योंकि सीक्वेंस की कोई भी टर्म K से ऊपर नहीं जा सकती. सीक्वेंस की कोई भी टर्म कैपिटल K से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती, या तो वो कैपिटल K के इक्वल है या फिर उससे छोटी है. तो इस तरह का सीक्वेंस बाउंडेड अबव कहलाएगा क्योंकि ये ऊपर से बाउंडेड है. xn be a sequence and xn represents the nth term of the sequence if there exists a real number capital K such that xn is less than equal to K, then sequence is called bounded above. Similarly, suppose there is a real number small k such that every term of the sequence xn is greater than or equal to that small k, then sequence is called bounded below. ठीक है. स्मॉल k लेस देन इक्वल टू xn, मतलब हम ये कह सकते हैं कि xn इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल k. सीक्वेंस का हर एक टर्म एक पर्टिकुलर रियल नंबर k से बड़ा है. अगर सीक्वेंस का हर एक टर्म k से बड़ा है, इसका मतलब कोई भी टर्म k से छोटी नहीं हो सकती. कोई भी टर्म k से छोटी नहीं है, या कोई भी टर्म या तो k के इक्वल है या उससे ऊपर है, k से नीचे नहीं जा सकती. इसलिए हमने कहा कि सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो. सीक्वेंस नीचे से बाउंडेड है. इनके कुछ एग्जांपल्स हम इस तरीके से समझ सकते हैं. सपोज देयर इज अ सीक्वेंस xn दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर. अभी हमने इस सीक्वेंस का एग्जांपल लिया था. इस सीक्वेंस को अगर हम बनाएंगे तो 1 4 9 16 एंड सो ऑन. Now we can see that every term of this sequence is either equal to a or greater than equal to a. इस सीक्वेंस का हर एक टर्म या तो 1 के इक्वल है, देखिए ये है 1 के इक्वल, और या फिर 1 से बड़े टर्म्स हैं, कोई भी 1 से छोटा नहीं है. मींस ये सिचुएशन हो गई. तो k की वैल्यू यहां पर है 1, स्मॉल k इज 1. दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो. This sequence is bounded below. Now similarly, if I say xn is equal to -1 by n, तो क्या होगा यहां पर? -1 -½ -1/3 -1/4 एंड सो ऑन. यानी कि सभी टर्म्स नेगेटिव हैं. ओके और धीरे धीरे ये टर्म्स जीरो की तरफ अप्रोच कर रही हैं.
इसका मतलब सभी टर्म्स 0 से बड़ी हैं, सभी टर्म्स 0 से बड़ी हैं और यह भी कहलाएगा बाउंडेड बिलो। वहीं अगर हम इस सीक्वेंस में ये माइनस साइन हटा देते तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में कोई भी टर्म 1 से बड़ी नहीं है। Am I right? कोई भी टर्म 1 से बड़ी नहीं है। जैसे जैसे आप n की वैल्यूज बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं वो 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, जब n इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो 1/∞ 0, यानी कि ये टर्म्स धीरे धीरे 0 की तरफ जा रही हैं, लेकिन हालांकि कोई भी 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए हमारे पास k इक्वल टू xn या xn इक्वल टू k, जहां k की वैल्यू 0 है तो xn इक्वल टू 0 की सिचुएशन नहीं आ रही है। लेकिन हम देख सकते हैं कि सीक्वेंस की सारी टर्म्स 1 से छोटी हैं। ओके, मतलब इस सीक्वेंस का सबसे बड़ा टर्म क्या है? 1। आप इस तरीके से समझिए, इस सीक्वेंस का सबसे बड़ा टर्म 1 है और ऊपर वाले सीक्वेंस का सबसे छोटा टर्म 1 है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर सीक्वेंस में लीस्ट टर्म, सबसे छोटी कोई टर्म अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसे बाउंडेड बिलो कह सकते हैं, और अगर सबसे बड़ी टर्म एग्जिस्ट कर रही है तो उसे हम बाउंडेड अबव कह सकते हैं। पहले जब हमने -1/n का एग्जाम्पल लिया था तो -1, -1/2 इस तरह की टर्म्स आ रही थी। इसका मतलब कोई भी टर्म -1 से छोटी नहीं थी, कोई भी टर्म -1 से छोटी नहीं थी, सब -1 से बड़ी थी, इसलिए ये बाउंडेड बिलो था। अब मैंने उस माइनस को हटा दिया और मेरे सारे टर्म्स 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन आ रहे हैं। इसका मतलब इस सीक्वेंस का कोई भी टर्म 1 से बड़ा नहीं है। 1 इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू इन दिस सीक्वेंस, सो दिस इज बाउंडेड अबव। अब अगर सीक्वेंस में बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, मीन्स इफ वी हैव two real numbers small k and capital K such that the every term of sequence xn is greater than equal to small k and less than equal to capital K, then such sequence is called बाउंडेड। इस तरह के सीक्वेंस को हम बाउंडेड कहेंगे। अब यहां बाउंडेड में दोनों वर्ड्स इंक्लूड हो गए, बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड अबव। लेकिन अगर ऐसे दो रियल नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, स्मॉल के एंड कैपिटल के अगर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तब ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? अनबाउंडेड। सच सीक्वेंस इज नोन एज अनबाउंडेड। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक जैसा कि हमने पहले देखा था, सीक्वेंस xn इज इक्वल टू -1 to the power n. Now if you put n any even number you get +1, and if you put odd number n equal to odd then you get -1. तो इस सीक्वेंस में दो ही टर्म्स हैं, -1 एंड +1। सीक्वेंस का हर एक टर्म -1 या उससे बड़ा है, इसलिए ये बाउंडेड बिलो हो गई, और सीक्वेंस का हर एक टर्म +1 या उससे छोटा है, यानी कि ये बाउंडेड अबव हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि xn is greater than equal to -1 but less than equal to +1. So this sequence is bounded. ये दोनों तरफ से बाउंडेड है, इसलिए हम इस सीक्वेंस को बाउंडेड कहेंगे। Okay, now we study convergent, divergent and oscillatory sequence. What do we mean by convergent, divergent and oscillatory sequence? Definition समझने से पहले हम इनका वैसे ही वर्ड मीनिंग समझ लेते हैं। Convergent means
जो कन्वर्ज करे, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट की तरफ मूव करे। जैसे हम लेंसेज के बारे में जानते हैं, कन्वर्जेंट लेंस एंड डाइवर्जेंट लेंस। तो किसे कहा जाता है कन्वर्जेंट लेंस? ऐसा लेंस जो लाइट की रेज को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लाके मिला देता है, फोकस कर देता है, उसे कहते हैं कन्वर्जेंट लेंस। और जो लाइट की रेज को डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है, उसे कहते हैं डाइवर्जेंट लेंस। सिमिलरली किसी सीक्वेंस के लिए हम ये कह सकते हैं कि जब हमने सीक्वेंस में अलग अलग नेचुरल नंबर्स पुट किए और उस सीक्वेंस का जो इनफाइनाइट n इक्वल टू इनफाइनाइट रखने पर जो मींस इनफाइनाइट टर्म्स आएगा, अगर वो एक पर्टिकुलर नंबर की तरफ अप्रोच करता है, अगर वो किसी फाइनाइट वैल्यू की तरफ, किसी फाइनाइट नंबर की तरफ कन्वर्ज करता है, तो ऐसे सीक्वेंस को हम कहेंगे कन्वर्जेंट। और अगर इनफाइनाइट टर्म तक जाते जाते सीक्वेंस भी इनफाइनाइट हो जाता है, तब ऐसे सीक्वेंस को डाइवर्जेंट कहेंगे। और अगर सीक्वेंस ना कन्वर्जेंट है ना डाइवर्जेंट है, मींस या तो वो किसी एक पर्टिकुलर नंबर की तरफ नहीं बढ़ रहा, कभी वो पॉजिटिव है कभी वो नेगेटिव है, या कोई और सिचुएशन है, कन्वर्ज नहीं कर पा रहा, डाइवर्ज नहीं कर पा रहा, तो ऐसे सीक्वेंस को हम कहेंगे ऑसिलेटरी सीक्वेंस। हम डेफिनेशन से समझते हैं इसको। A sequence xn is said to be convergent if limit n tends to infinity xn is equal to a finite number, for example, xn is equal to 1 upon n plus 1. Here the nth term is 1 upon n plus 1. Therefore limit n tends to infinity will be limit n tends to infinity 1 upon n plus 1. When we put n infinity, we get 0. 1 upon infinite, we get 1 upon infinite, that is 0. Or simply if we take 1 upon n, केवल 1 upon n लेने पर भी सेम सिचुएशन होगी। limit n tends to infinity 1 upon n, that is 1 upon infinity. Again we will get 0. So both the sequences are tending to 0 or a finite number, hence such sequences are convergent. Similarly, a sequence xn is said to be divergent if limit n tends to infinity xn is not equal to a finite number, or we can say limit n tends to infinity xn equal to positive infinity or negative infinity. Here if I take an example such that xn equal to n square, then simply I can say that बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल हमने लिया है, xn equal to n square, limit n tends to infinity xn equal to limit n tends to infinity n square. अब आप n की जगह इनफाइनाइट पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा इनफाइनाइट। ओके, तो इसका मतलब ये जो दिया गया सीक्वेंस है, कैसा सीक्वेंस है? ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है।
अब हम आते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस पर। इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सीक्वेंस xn इज इक्वल टू -1 टू द पावर n। ये एग्जाम्पल हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहां पर इस एग्जाम्पल की क्या इंपॉर्टेंस है वो समझते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा कि अगर हमने यहां पर n को इवन नंबर लिया, सपोज n इवन है, तो -1 टू द पावर इवन नंबर, देन इट बिकम्स +1, एंड इफ वी टेक एन ऑड नंबर, then -1 to the power odd number we get -1। अब अगर ये इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करे और इनफाइनाइट इवन नंबर हो, मींस जो n है, हम क्या जानते हैं डेफिनेशन, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn, मतलब n इनफाइनाइट की तरफ अगर अप्रोच करे और सीक्वेंस की टर्म अगर फाइनाइट नंबर की तरफ अप्रोच करे तो वो कन्वर्जेंट है, और अगर वो फाइनाइट की तरफ अप्रोच ना करे, किसी फाइनाइट नंबर की तरफ अप्रोच ना करे, तो फिर वो डाइवर्जेंट है। लेकिन यहां क्या सिचुएशन आ रही है, जब आप n को इंफिनिटी रख रहे हैं और इवन नंबर रख रहे हैं, n इनफाइनाइट है बट इवन नंबर है, तो +1 आ रहा है, और अगर ऑड नंबर रखते हुए हम इनफाइनाइट की तरफ मूव करते हैं तो -1 आता है। इन बोथ द केसेस लिमिट इज अ फाइनाइट नंबर। ओके, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इक्वल टू फाइनाइट नंबर, हमें फाइनाइट नंबर मिल रहा है, 1 भी फाइनाइट है और -1 भी फाइनाइट है, बट ये यूनिक नहीं है, ये यूनिक नहीं है, कभी तो +1 आ रहा है और कभी -1 आ रहा है। इसका मतलब सीक्वेंस की जो लिमिट है वो -1 और +1 के बीच में ऑसिलेट करती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसा सीक्वेंस ऑसिलेटरी सीक्वेंस होता है। तो हम ऐसा डेफिनेशन दे सकते हैं ऑसिलेटरी सीक्वेंस की कि a sequence is called oscillatory sequence if it does not have a finite limit or if it does not have a unique limit। यहां पर भी हम एक चीज ऐड कर सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इक्वल टू अ यूनिक फाइनाइट नंबर। यूनिक अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो डेफिनेशन और ज्यादा क्लियर हो जाएगी।